अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का एक महीना मुकम्मल हो गया। 22 अप्रैल को हमला किया गया था, आज 22 मई है। बहरहाल 22 अप्रैल से लेकर 22 मई तक भारत में, सब कॉन्टिनेंट में, बर सग़ीर में बहुत, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक तारीख़ी तौर पर जो है सूरत हाल बनी, बहुत ही खौफनाक भी हुई, बहुत ही, यानी कि बहुत से अंदेशे और ख़तरात भी पैदा हुए, और बहुत सा जो है ऐसे इक़दामात भी हुए जिसको लेकर दुनिया ने भी अपनी तशवीश का इज़हार किया। बहरहाल आज हम पहलगाम हमले के एक महीने के दरमियान होने वाले वाक़यात पर भी नज़र डालेंगे, और उसके साथ साथ दुनिया में जो 7 अक्टूबर 2023 से अभी तक, यानी जिस तरह का माहौल, जिस तरह की बर्बरियत, जिस तरह का क़त्ल-ए-आम गाज़ा में चल रहा है, उसका भी हम जायज़ा लेंगे। क्योंकि अब तो आलम ये हो गया है कि रोज़ाना 100, 150, 80, 50 शहादतें हो रही हैं, और इसका कोई ज़िक्र भी हमको जो है दुनिया में या फिर दुनिया की मीडिया में या फिर इस हवाले से कोई बातचीत भी नहीं मिल रही है। ये सूरत हाल हो गई है, और इसराइल रोज़ बरोज़ अपनी बर्बरियत में इजाफ़ा कर रहा है, और इसी के साथ खलीज अरब और अरब ममालिक में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात आगाज़ करेंगे ज़रूर वक्फ तरमीमी क़ानून के हवाले से। जो बहस हुई, जो दलाइल सामने आए, और जिस तरह से चैलेंज किया गया, और फिर इसके साथ साथ हुकूमत का जो मौक़िफ़ सामने आया, और फिर आखिरकार आज अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले को महफूज कर लिया है। तो बहरहाल फ़ैसला क्या आएगा ये तो खैर आगे हम देखेंगे, लेकिन जो दलाइल और जो आर्ग्यूमेंट रहा उस पर हम सरसरी तौर पर मोहतात रहते हुए, क्योंकि अदालत के ज़ेर दौरा मामला है, उसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तेमाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद साहब के अलावा कुछ ही वक्त में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार वाहिद नसीम साहब भी जुड़ेंगे। मैं माजिद साहब से आगाज़ करूँगा। माजिद साहब, यकीनन 20 मई को जो है जो समाअत हुई, उसके बाद दलाइल रखे गए जिन्होंने चैलेंज किया था इस कानून को, और फिर इसके बाद फिर जो हुकूमत की जानिब से भी पैरवी करने वाले, उन्होंने भी अपनी बात रखी। फिर इसके बाद जो आज की जो दलाइल वगैरह रहे, तो अदालत ने फ़ैसले को जो है महफूज कर लिया है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, और किस तरह के दलाइल की अगर हम बात कर लें, जो मौक़िफ़ सामने आया, और जो इब्तदाई तौर पर यानी अदालत उज़्मा के जजेस का भी जो एक तासुर सामने आया, उसको किस तरह से देख रहे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सवाल महज ये एक क़ानून का नहीं है इसमें आज। जी ये दस्तूर के बुनियादी ढांचे का है सवाल है। जी क़ानून तो कई बनते हैं, तरमीमात भी होती हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे कि जिस तरह 15 मई से मैं बात करूँगा, 15 मई को पहली पेशी हुई थी, तो कहा गया कि हमको वक्त दीजिएगा, फिर 20 को हुई। जी हाँ। 20 में अदालत का एक रुख सामने आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, यानी इस कानून की जो है, क्योंकि अदालत का यह मानना है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और क़ानून बना सकती है, लेकिन दस्तूर के जो स्ट्रक्चर होते हैं, बुनियादी ढांचे होते हैं, पहले मुझे ये साबित करके दिखाइए कि यहाँ बुनियादी ढांचा कहाँ मुतज़ल्ज़ल यानी हिल रहा है। ये एक सवाल है इस पूरे कॉन्टेस्ट में, क्योंकि 4 आर्टिकलों की 14, 25, 26, 30 ये जिसमें जो फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, जिसमें मजहबी आज़ादी दी गई है, तो ये कानून, तो अब देखिए हुकूमत का जो इब्तिदा से, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ, 16 अप्रैल को ले जाना चाहता हूँ। 16 और 17 अप्रैल की बात है। हुकूमत पहले से ये तय कर चुकी थी, चूँकि जिस वक्त संजीव खन्ना की बेंच थी, अब वो तो रिटायर हो गए हैं 13 मई को, उस बेंच को के 16 अप्रैल को जो रुख था, वो देखकर हुकूमत ने एक चाल चली। चलना भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कानूनी चालें शतरंज की जो है बिसात होती है, ये भी एक। तो उसमें उन्होंने देखा कि भाई आदमी बड़ा सख्त दिख रहा है, तो ऐसे करेंगे, टाइम ले लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, आप जो करना चाह रहे हैं आप मत कीजिए, हम खुद वॉलंटियर कर लेते, 3 शख्सों को हम इसकी अमलावरी को रोक देंगे। जी, यानी वक्फ यूज़र्स है,
दूसरा कलेक्टर को जो इख्तियार दिए गए हैं, तीसरा जो कंपोजिशन ऑफ काउंसिल एंड वोट्स, ये 3 चीज़ों पे। तो अब ये ठीक है, अब 20 को जो रुख आया सामने, कॉन्स्टिट्यूशन का रुख आया, तो 20 के दिन बहस हुई। मुस्लिम फरीकों ने, जो 4 वकला थे, जो जिनमें 2 बड़े मशहूर भी हैं, तीनों भी मशहूर, राजू धवन भी मशहूर आदमी जी, इन्होंने अपनी बहस मुकम्मल की और कहा कि ये पूरे का पूरा हम उस पर बात करेंगे। लेकिन सरकारी वकील कह रहा कि नहीं, ये तीनों पे बात करनी चाहिए। जो हम 17 अप्रैल को हमने जो एफिडेविट दिया था उसी पे बात करनी चाहिए, बाकी के उस पर नहीं करनी चाहिए। लेकिन कपिल सिब्बल, मनी सिंह भी और राजू धवन ने भी ये बात करनी ही नहीं, ये तो पूरे तरीके से इस पर बहस होनी चाहिए। तो उन्होंने बहस मुकम्मल भी की। और उसके बाद तुषार मेहता 21 मई की जो बात हुई, उसमें उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल इस्लाम का जुज़ नहीं है, फला है, और वक्फ बाय यूज़र्स ये तो सरकारी मिल्कियत है, ASI की मिल्कियत है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मिल्कियत है। अब इसमें आप कैसे वो कर सकते हो, ये नहीं हो सकता, ये तो ख़त्म कर देंगे। और कहा कि ये सेकुलर इदारा है, गैर मुस्लिम आ सकता है इसके अंदर, बराबर आ सकता है। फिर कलेक्टर के बारे में ये तो मिसलीड कर रहे हैं लोग, और चंद लोग दे रहे हैं, चंद लोगों को, पूरी कम्युनिटी हमारे साथ है और ये भलाई में हो रहा है, इस तरीके की बात की उन्होंने। उसका रिजेंडर, यानी उसका जवाब उल जवाब कहते हैं, देखिए उर्दू में इसको, रिजेंडर को जवाब उल जवाब में उन्होंने तुषार मेहता की तमाम चीज़ों, अब तुषार मेहता एक मरहले पे, नहीं वो ट्राइबल्स का अलग है, जो SC तबके के दलित होते हैं वो अलग है, उनका रहन सहन अलग है, वो अलग। तो जज साहब ने तो कहा कि भाई ये मज़हब तो एक है ना इनका, क्या ये कबाइल में रहने वाला या फिर जो कन्वर्टेड दलित है, क्या वो 5 नमाज नहीं पढ़ता, उन्हें उसको कलमा नहीं आता, कलमे के बगैर रहता क्या वो? नहीं, उनका ढंग अलग है, उनकी तहजीब अलग है, तो तहजीब से क्या लेने देने, तहजीब तो हर दुनिया की तहजीब अलग अलग है, लेकिन मज़हब एक है इनका। उन्होंने मिसालें दी कई। तो इस तरीके से देखिए, इनके पास कोई ऐसी दलील नहीं है। लेकिन अब अदालत अगर जो है सबूत, शवाहिद और दलाइल की बुनियाद पर फैसला करती है, तो मेरा मानना है इस पे वो रोक लगा सकती है, या नहीं रंजन गोगोई की तरह आस्था फला ये करती है, तो इसके बारे में कुछ भी हो, उनके ऊपर, उनकी जो है उनकी विजडम के ऊपर होगा, यानी उनकी जो दानिशमंदी, उनकी जो फिरासत, वो चीज़ों पे होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इज़ ए फिट केस, जो मैंने 2 दिन तक इनकी जो प्रोसीडिंग देखी है, और भी लाइव आ रही थी, वो भी ऐसा नहीं, पूरी लाइव दे रहे थे, कोर्ट रूम से दे रहे थे लोग लाइव, क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं, क्या क्या आर्गूमेंट हो रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि देखो, लोगों को भी वाकिफ़ होते हैं, और ख़ासकर वो लोग जो नफ़रत के पुजारी हैं और जो भक्त हैं, वो उनके लिए भी एक जो है, मैं सोचता हूँ उनकी आँख खोलने के लिए काफ़ी थे डिबेट्स। हो किस तरीके से जज साहिबान जो है बराबर सवालात कर रहे थे, तुषार मेहता किस तरीके से मिसलीड कर रहे थे, इस यानी जो चीज़ें हैं उनकी, खैर हुकूमत के तर्जमानी करेंगे उनको, तो ही मेंट फॉर इट, उनका ओहदा उसी लिए है। तो मैं नहीं कहता कि उन्होंने कोई फॉल्ट किया होगा, उन्होंने अपने बराबर अपनी ड्यूटी अंजाम दी, और उकला ने भी अपनी चीज़ की। लेकिन ये हमारे सेहतमंद डेमोक्रेसी के लिए, सेहतमंद जुडिशल जो है इम्पार्शलिटी के लिए, उसके लिहाज से अगर देखेंगे तो ये बराबर इस पर रोक लगनी चाहिए। और रोक लगने के बाद, जैसा अदालत ने 20 तारीख को एक रिमार्क किया था द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में, यानी दस्तूर की जो हैसियत है, इफादियत है, जो खुद अदालत के मोहतब रंजन गोगोई ने, माफ़ कीजिएगा, BR गवई ने ये बात वाज़े कर दी थी कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, आप उसको हलाए बगैर, उसको जो है छेड़े बगैर आप जितने चाहे तरावीम कर सकते हैं, यकीनन पार्लियामेंट सुप्रीम है। ये उनका रिमार्क था। तो उस उनके रिमार्क को देखते हुए मुझे ये महसूस होता है कि शायद कोर्ट का जो है, जो भी विजडम है, वो प्रिवेल करेगा उनको। जी भाई साहब, हम वक्फ पर जो है बात कर रहे हैं, इस हवाले से मैं ये सवाल करूँगा, उसके बाद फिर हम जो है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से प्रधानमंत्री का भी एक खिताब रहा, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वक्फ इज़ नॉट मैंडेटरी और नॉट एसेंशियल, इट्स नॉट ए मीन्स फंडामेंटल पार्ट ऑफ इस्लाम। तो ये इस तरह के जो टर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं तलाक़ के मौके पर भी देखा गया, हम देख रहे हैं कि मस्जिद के मामले में भी ये बात सामने आई। तो क्यों, मतलब इस पर जो है बहुत सारे, यानी सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि अब किसी मज़हब के हवाले से, अब ये अदालत में ज़ेर बहस मामला रहेगा कि किस मज़हब में कौन सा पार्ट मैंडेटरी है, कौन सा पार्ट जो है मैंडेटरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है, उसका पार्ट है नहीं है। तो ये किस तरह की बहस है
इसकी क्या लॉजिक है, किस तरह से इसको देख रहे हैं कि आम जहन भी इस बात को जो है देख सकता है, लेकिन ये चीज़ की जा रही है? देखिए, क्या हर मजहब के हवाले से एक बहस छेड़ी जाए अदालतों में? देखिए, ये बात क्या है, ये हुकूमत झूठों का पुलंदा है। मैं आपको कुछ और दिन पहले ले जाना चाहता हूँ। अप्रैल की इब्तिदाई में जब पार्लियामेंट के इजलास खत्म हो रहे थे तो ये बिल आया था। एक संबित पात्रा नाम के एक सांसद है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उड़ीसा से हैं, बीजेपी के हैं। उन्होंने 11 मुल्कों के नाम लिए, ये इस्लामी मुल्क हैं, यहाँ वफ़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसी शाम हमने फैक्ट चेक किया तो बाज़ मुल्कों में, यानी बोर्ड छोड़िए या इदारा छोड़िए, मिनिस्ट्री है। उसके बाद सऊदी अरब गए थे हमारे वज़ीर आज़म जी, तो हमने उस वक़्त, आप भी शायद थे प्रोग्राम में, हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि 2 चीज़ें हम आपसे करते हैं, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इज़्ज़तमाब प्राइम मिनिस्टर हैं। एक तो ये दरियाफ़्त कीजिए कि सऊदी अरब में, जैसा कि नाम लिया गया आपके खुद मेंबर्स की पार्लियामेंट की तरफ से, कि 11 मुल्कों में, जिसमें उन्होंने तुर्किया का भी जिक्र किया, इंडोनेशिया, मलेशिया का जिक्र किया, ट्यूनीशिया का जिक्र किया, इस तरीके से 11 मुल्कों के नाम लिए थे। तो इसमें 11 में से हमने 10 मुल्कों की तो पूरी बात की थी, जिसमें वफ़ का एक मिनिस्ट्रियाँ हैं, वफ़ का गवर्नमेंट का इदारा है वफ़ का। तो उसके कुछ दिन के बाद सऊदी अरब गए थे, जद्दा गए थे, फिर वो 22 को ये मामला होते वापस भी आ गए ना जी। शॉर्टकट करके, कुछ घंटे का शॉर्टकट था और कुछ नहीं है। तो हमने 2 रिक्वेस्ट की थी हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए। एक रिक्वेस्ट ये थी कि आप ये मालूम करें सऊदी अरब में जब जाएंगे तो यहाँ वफ़ का क्या मामला है, वफ़ का कुछ इदारा काम करता है, नहीं करता है, या कुछ है। शायद उसका कोई जवाब तो नहीं आया। बाकायदा वफ़ की मिनिस्ट्री है वहाँ। अब देखिए, हज का सीज़न चल रहा है ना जी। दूसरा सवाल ये किया था, खबरों में ये आया था कि जो हज आज़मीन हज है, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जी, 56,000 कम कर दिए गए तादाद। ये कहा कि भाई हमारे जो है MBS के साथ आपके तो बिरादराना ताल्लुक, मैं ब्रदर बोलते आप, और भाई से रिक्वेस्ट करके बोलिए ये सब क्लियर कर दो, क्या है ये सब इंतज़ामात हो गए हैं और ये इतनी मुश्किलों से जो है हमको कोठा मिला है, ये कर दो। ये 2 चीज़ें हम पूछी थी हमने, तो पता नहीं वो 2 चीज़ों का अभी तो कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन वैसे चले जा रहा। तो ये झूठ पर मबनी है। अब देखिए, फ़िक़ा जो मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस बने, यानी जो मुस्लिम फ़िक़ा होता है, अब हमें इनसे सीखनी पड़ेगी। मैं याद दिलाता हूँ कि यानी ब्रिटिश इंडिया के पीरियड में मोहम्मदन लॉ, अब जो इस्लामिक लॉ को पहले मोहम्मदन लॉज कहते थे, उसमें जो वफ़ का कॉन्सेप्ट है, अब देखिए ये वफ़ के कॉन्सेप्ट में क्या बात कही गई है। वफ़ इस्लाम में चैरिटी को बहुत अहमियत दी गई है और ये सवाब जारिया कहा जाता है। तो मोहम्मदन लॉज के जो क्लॉजेस हैं, ख़ुद यहाँ की जो प्रिवी काउंसिल, यानी जो पहले जो हुकूमत करने वाले जो बड़ी मुख्तदर इदारे होते हैं, उसमें प्रिवी काउंसिल, जिसमें वाइसराय रहता है, कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, इन्होंने किया। तो ये इस सिलसिले में फैज़ान मुस्तफ़ा एक बहुत बड़े जो है जूरिस्ट हैं, टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था। खैर उन्होंने कोई ऐसी, क्योंकि वो बहुत एहतियात के साथ अपनी बात रखते हैं और रखना भी चाहिए, तो उन्होंने ये बात खुलासा की थी कि वक़्फ़ का क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम में। अब लेकिन अब तुषार मेहता मुफ्ती आज़म बन के इस्लाम की जो है डिफिनेशन को पेश कर रहे हैं। ये वक़्फ़ का है, वक़्फ़ इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, जुज़ी नहीं है। जबकि देखिए सऊदी अरब में हो गया, जैसे हरमैन शरीफैन जी, ये पूरी तरीके से वक़्फ़ है। और आप देखेंगे मदीने पाक जाएंगे आप, तो वहाँ से वक़्फ़ कर्जा किसी चीज़ें हैं। हत्ता कि मैं एक साहब से मिलने गया था जी, वो मदीने पाक में जुज़ वक्ती मौज़न है जी, तो उनके घर जाने का मौका मिला, तो घर पे बड़ी तख्ती लगी हुई है जी, वक़्फ़ ला बोल के। तो बोला भाई ये तो नहीं, उस ज़माने में यानी सहाबाए किराम के दौर से ये वक़्फ़ का सिलसिला चल रहा है। और ये जो चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, क्वार्टर्स जी, तुर्किया वालों के दौर में, तुर्की की जब उस्मानिया की जो खिलाफत थी उसमें ये हमें क्वार्टर्स बना के ये उस दिए हैं। और ये निज़ाम जब से ही है, हुज़ूर पाक के दौर से, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये वक़्फ़ का है। तो उस मौज़न साहब ने
जो जुज़ वक्ती एक वक्त दो वक्त के कुछ पढ़ाते हैं बता जी, रहे, जी। तो उन्होंने कहा कि उनका जो स्टेटस है, मुझे बड़ा खुशी हुई कि मोहसिन की इतने बड़े अच्छा घर होता है, उसमें कई खानदान रह सकते हैं, इतना बड़ा घर है जी, वो। जी, जी, उस पर बोर्ड लगा हुआ है बड़ा अरबी में। जी, तो मैंने देखो ये इसमें कुछ वक्त का है, हाँ नहीं साहब ये वक्त का है, वो जी। हमें दिया गया है, देखिए हम यहाँ ठीक। रहने के लिए, और वो मंशा वक्त के तहत है। ठीक है। तो ये अब हमको आज इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस तुषार मेहता से या मौजूदा हुकूमत से या किरण रिजिजू से सीखना पड़ेगा कि भाई फतवा बताइए क्या है। तो अब ये मुफ्ती आजम बने हुए हिंदुस्तान के, अब क्या कर सकते हैं इनको। ठीक है, यहाँ पर सवाल ये भी बन रहा है कि जब ख़ुद जो है मुस्लिम कम्युनिटी तमाम तर जो है, जब सवाल किया जा रहा है कि मज़हब इस्लाम में ये मैंडेटरी है या नहीं है, ये ज़रूरी है, इस्लाम का जुज़ है या नहीं है, जब ये सवाल उठ रहा है, तो जब आप मुकम्मल तौर पर यानी इतना जवाब दे रहे हैं, इतना जवाब दे रहे हैं कि उस पर जो है किताबें लिखी जाएं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है कि आप भी सवाल कर सकते हैं कि हर मज़हब के हवाले से अदालतें ये तय करें कि वो कौन सा जो है प्रैक्टिस मैंडेटरी है, नहीं है। मतलब आप खुद अपने आप को पेश कर रहे हैं कि हाँ, हमसे सवाल करते जाएं आप, अब ये कर दिया हम इसका जवाब देंगे, फिर दूसरा कीजिए उसका जवाब देंगे, फिर तीसरा कीजिए उसका जवाब देंगे, यही जवाब देते रहें। मतलब समझ से बालातर बात है कि ये किस तरह की जो है जवाबदेही बन रही है। ये सूरत हाल है। बहरहाल मामला आगे क्या होगा देखा जाएगा। अब हम बढ़ते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर और 22 अप्रैल का जिस तरह से मैंने जिक्र किया, आज 22 मई है, पूरा एक महीना हो गया दहशतगर्दाना जो हमला हुआ। तो इसके बाद इसी दरमियान अगर हम देखें, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसमें जो दहशतगर्दों के ठिकाने थे बकौल जो है भारत सरकार के, हमारी फोर्सेस के, उनको तबाह किया गया। उसके उसी दरमियान जंगबंदी भी हुई, उसी दरमियान बहुत सारी चीज़ें हुई, और अभी तक की अगर हम बात करें तो वो सिलसिला जारी है। ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, अभी वो जारी वो सारी है। और इसी के साथ साथ 24 घंटे की अगर अपडेट की बात करें तो हमने एक और यानी पाकिस्तानी सिफारतकार को नापसंदीदा करार देते हुए हमने उसको 24 घंटों के अंदर देश छोड़ देने की बात की। और उधर से दूसरी जानिब से उन्होंने भी कार्रवाई की कि हमारे एक सिफारतकार को जो है उन्होंने भी नापसंदीदा करार देते हुए उन्होंने भी 24 घंटे का टाइम दिया और कहा कि पाकिस्तान छोड़ दें। तो ये सूरत हाल है। अब इसी दरमियान अगर हम देखें तो यकीनन सारा देश फिर एक मरतबा याद करता है उनको, उन तमाम जो दहशतगर्दाना हमले में जो यानी वीरगति हासिल कर गए थे। लेकिन बहरहाल उस पर अभी सियासतें भी चल रही हैं। कांग्रेस की जानिब से क्या कहा जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज गरजते हुए फिर एक मरतबा देश को संबोधित किया और पड़ोसी मुल्क को खबरदार किया। क्या किया, मैं पैनल से चाहूंगा थोड़ा सा फुल विजुअल डालें। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बीकानेर में अवामी जलसे को मुखातब करते हुए कहा कि 22 अप्रैल को दहशतगर्दों ने मजहब पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। इसके बाद सारे मुल्क ने एक अज़्म किया कि दहशतगर्दों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें तसव्वुर से भी बड़ी सजा देंगे। आज हम सब उस अज़्म पर पूरे उतरे हैं। हमारी तीनों फौजों ने मिलकर ऐसा चक्कर रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी।
और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। तो नाज़रीन, अभी आपने प्रधानमंत्री को सुना। वैसे इनकी मजीद जो है और 2 बाइट्स हैं वो हम आगे सुनाएंगे, और फिर इसके साथ सुधांशु जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी आज क्या कहा वो भी सुनाएंगे। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री के स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा था वो आपने सुना। उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 मिनट में हमने दहशतगर्दों के बड़े ठिकानों को जो है तबाह कर दिया, मिट्टी में उनको मिला दिया, और हमने जो कहा था, जो अज़्म किया था देश ने, सबने मिलकर उस अज़्म की तकमील की गई और दहशतगर्दों को मिट्टी में मिला दिया गया। तसव्वुर से भी बड़ी उनको जो है सजा दी गई। लेकिन इस बयान को आप देखें, प्रधानमंत्री, मुल्क का जो है वजीर आजम ये बोल रहा है, और दूसरी जानिब कांग्रेस या अपोजिशन किस तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं यहां पर वायस साहब से, फिर उसके बाद माई साहब से भी करूंगा। आज के अगर ताज़ा बयान की बात करें, क्योंकि कांग्रेस की जानिब से मुसलसल चल रहा है, सवाल उठाया जा रहा है, वो सवाल किया, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज ही के सवाल के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। वो ये है कि जो 4 दहशतगर्द पहलगाम के जो मुश्तबा दहशतगर्द हैं वो कहाँ हैं। ये सुप्रिया श्रीनाथे जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं उनका सवाल बड़ी शिद्दत के साथ कि वो कहाँ हैं, उनको मारा क्यों नहीं गया। जब तक उनको मारा नहीं जाएगा तब तक मुतासिरीन को इंसाफ नहीं मिलेगा। यानी फिर वही बात। भाई साहब क्या कहेंगे आप? जी भाई साहब। देखिए, ये ना कांग्रेस गलत सलत सवाल करती है। अब देखिए, नाम और पता उनका पहले 15 मिनट के अंदर ही जो है वो आ गया था, उनके खिलाफ रिपोर्ट भी हो गई थी। अब अगर इतनी तेज सरकार ने काम किया कि 15 मिनट में नाम पता सब कुछ आ गया था, अब आप क्या चाहते हैं कि मतलब मात्र 1 महीना, क्योंकि 22 तारीख की ये घटना थी, आज 22 तारीख है, तो मात्र अभी सिर्फ 1 महीना ही तो गुजरा है। आप तमाशा देखिए, ऐसा थोड़ा ही है। मोदी जी ने आज ऐलान किया है कि उनको बिल्कुल जो है बख्शा नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात अब आज बीकानेर में जो मोदी जी ने कही है, मैं मतलब जो है उसमें उसकी जो एक पीछे की सोच है ना, उसे समझ सकता हूँ। मोदी जी ने बिल्कुल ऐलानिया कहा है, और ये पाकिस्तान को सबक सिखाने का सही वक्त है। देखिए, गुस्सा इस बात पे भी है, आप समझे जो है गुस्सा किस बात का है। गुस्सा इस बात का है, जब ये कांग्रेस सत्ता में होती है तब जो है ये जो मिली भगत है कांग्रेस की पाकिस्तान के साथ में, कि तब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं होती है। जब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो ये कारगिल कर देते हैं। भाई साहब, आपसे मैं सवाल करने का हक रखता हूं कि क्या आप भाजपा के प्रवक्ता हैं? मतलब भाई, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे तो सवाल आपसे करेंगे ना, तो इस सवाल से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप पहले मेरी सुन तो लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ, मैं तो भाजपा की बिल्कुल प्रवक्ता हूँ, मैं अपने प्रधानमंत्री का। सवाल ये है, गुस्सा तो आएगा ही ना। अब गुस्सा क्यों नहीं आएगा कि ये पाकिस्तान जो है आतंकवादी प्लान करते हैं, तो मोदी जी जब प्रधानमंत्री होते हैं पुलवामा करवा देते हैं, मोदी जी जब प्रधानमंत्री होते हैं पहलगाम करवा देते हैं। कभी 40 लोग हमारे शहीद हो जाते हैं जवान, तो कभी हमारे 26 लोग शहीद हो जाते हैं। अब अगर मोदी जी, भारत माँ के लाल यहाँ मौजूद हैं, अब कैसे इनकी हिम्मत हो रही है? गुस्सा इस बात का है, आप समझ नहीं रहे ना बात को, क्योंकि ये सिर्फ मोदी जी की सरकार में ही क्यों होता है? गुस्सा इस बात का है, आप समझते हैं तो क्यों नहीं है? ये कांग्रेस की मिली भगत नहीं है तो और क्या है? क्योंकि इनके तो राज में होता नहीं है ऐसा। ये जो है ये सारी जो है कांग्रेस को समझना पड़ेगा। कांग्रेस की जो है मेरे ख्याल से तहकीकात होनी चाहिए इस बात की, क्योंकि गुस्सा तो आएगा ना साहब। अगर भारत माँ का सपूत मौजूद है तो ऐसे में जो है फिर देखिए यार, माफ करना,
बाकी साहब आपने मुझे गलत जोड़ लिया पर प्रोग्राम में, मैं जुड़ना नहीं चाहता था, वरना मन तो ऐसा कर रहा है कि सारी खोल के रख दूं, बर्दाश्त न कर पाए। ये किस मुंह से बोलते हैं, क्या ये मुंह लाए कहाँ से है, ये कह क्या रहे हैं, कोई हिम्मत नहीं होगी। अरे तुम्हारे राज्य में हिम्मत हो रही है भैया, ये तुम्हारे सामने हुआ है, उनको बचा लेते। ये जो सिंदूर आज तुम चीख रहे हो, ये सिंदूर तुम्हारी निगरानी में, तुम्हारी चौकीदारी में उजड़ा है। पिछड़ों का भी सिंदूर तुम्हारी चौकीदारी में उजड़ा था, अब वो सिंदूर तुम्हारी रगों में बह रहा है। पहले तो वो सिंदूर जो है बहा है, वो तुम्हारी निगरानी में बहा है। सवाल ये उठता है कि ठीक है, हम कहते हैं कि आपने बिल्कुल, आपके इरादों पे हमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान को इसका जवाब मिलना ही चाहिए। ये सिर्फ ट्रंप जैसा कोई छोटा मोटा आदमी आपको धमकी दे दे और आप चुप बैठ जाएंगे। क्यों बैठ जाएंगे? आप एक पूरा 1 महीना जो है इरादे अपने जाहिर करते रहेंगे। यार 1 महीना क्यों, 22 दिन से 22 दिन क्यों पाकिस्तान को आप राहत दे रहे हैं? वो पाकिस्तानी चिल्ला रहे हैं, कभी हमारे जादू की बात करते हैं, कभी मजाक उड़ाते हैं, कभी वो हमें जो है हराने की बात करते हैं, कभी ट्रंप जो है 8 बार कह चुका है कि मैं करवा रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने खुद किया क्योंकि पाकिस्तान से फोन आया था। जब पाकिस्तान का फोन आ गया था और आपने मान लिया था, तो अब क्या तकलीफ हो रही है आपको? अगर ये तकलीफ आपकी है तो फिर ट्रंप को क्या तकलीफ है? अरे बड़ा कंफ्यूज कर दिया यार इस आदमी ने। मैं तो माफ मतलब अगर छोड़ी दो तो अच्छा है, वरना मन ना बहुत कुछ कर रहा है। ऐसा संयम रखिए, और आप हमेशा मतलब मुसलसल यानी पूरी हमको उम्मीद है कि क्या आप सारे देश के साथ जो आज़म था देश का, क्या उससे अलग थे? आप बिल्कुल नहीं थे। आप बड़ी बड़ी बातें करिए, अरे बकर साहब आप बड़ी बड़ी बातें करिए, आप संदूर को रगों में बहाइए, फला बहाइए, पर पप्पियों के ना लेके आइए, बातें मत करिए। बातें बहुत हो चुकी है। 11 साल हो चुके हैं बातें करते हुए आपको, 12 साल होने वाले हैं आपको। ठीक है, में तो कहते हैं मैं आऊंगा आपके तरफ, मैं आऊंगा आपके तरफ। और ये मैं जानना चाहूंगा कि आप बोलते हैं, कभी बीकानेर में बोलते हैं, कभी बरेली के झुमके में बोलते हैं, कभी कंगने में बोलते हैं। आप क्या हो रहा है ये बोलना? जाइए ना, लेके आइए, खत्म करिए बात। नहीं, वो तो कर दिया है, जो करना है वो किया है। मैं आपसे जरूर आऊंगा। दूसरा जो है, प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो देश जान ले। मतलब इस तरह की बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन जो प्रैक्टिकली हुआ है वो लोग सुन रहे हैं, और लोगों में एक किस्म का जो है जोश और जज्बा देख रहे हैं। वही जोश और जज्बा था जो हमारे फौजी भाइयों को जो है वो उनका मनोबल बढ़ाता रहा हमेशा, और उसी के जरिए हम ये कह सकते हैं कि एक कामयाब ऑपरेशन किया गया जिसका नाम सिंदूर रखा गया था। बहरहाल आगे मैं माजिद साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन नहीं, अभी हमारे प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा खिताब है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम सुना रहे हैं। माओ की रक्षा कर सकते हैं, हमारे देश की माओ ने वो लाल जन्मे हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने सिरों की बाजी लगाकर वो पाकिस्तान को हरा भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, देश की रक्षा भी कर सकते हैं। आपने कौन सी राइफल उठा रखी है वो दिखाइए। आप से बात करते हैं, ठीक है, आपको एक और, हमारे एयर को नहीं रोकते, अगर आप नहीं रोकते तो अब तक पाकिस्तान हमारा होता। रोक के आप कहते हैं कि आपकी रगों में सिंदूर बहता? नहीं, कहा है ना, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ट्रेलर है। हमारे वजीर दिफा ने कहा है कि ये तो ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। ठीक है, नहीं आप आपसे बात करेंगे भाई, ठीक है, आपका जब टाइम आएगा जब आपसे बात करेंगे। मुझे एक बात का जवाब दे दिए आपने, अगर ये सिंदूर खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन, ट्रेलर है, फिल्म बाकी है, रोका क्यों है? अगर नहीं रोका है तो उसकी वजह बताइए। नहीं रोका है, नहीं है तो ये सुनिए ना, नहीं रोका, आपने रोका है ना, खत्म नहीं किया, रोका है, दोबारा करना है। हाँ, रोका है, खत्म नहीं किया है। क्या ये आपने ट्रंप के कहने पे रोका है? तो फिर ट्रंप का आप दोबारा ट्रंप की बात कैसे टालोगे? ये फिर सियासत की बातें हो रही है वाहिद साहब, ये सियासत की बातें हो रही है, ये इसकी देश इजाजत नहीं दे सकता, सियासत की बात हो रही है। अगर आपने अगर पाकिस्तान के डीजीएमओ के फोन से रोका है ना, तो नाज़रीन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ठीक है नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री का, वैसे बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर में जो उनका खिताब था, बड़ा जो है समझने लायक, और दुश्मन को जवाब दिया गया, और फिर साथ ही साथ देश को समझाया गया कि भारत ने कितना बड़ा काम किया है, और वो काम जरूर जो है पड़ोसी मुल्क याद रखेगा, और आइंदा इस तरह की हिमाकत नहीं होगी। तो बहरहाल इसको लेकर देश में जिस तरह की सियासत चल रही है, बहरहाल ये नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा हमने कहा है इस प्लेटफॉर्म से। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। एक और जो प्रधानमंत्री का, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का राजस्थान के बीकानेर में खिताब, जलसे आम से खिताब रहा, उसके बिल्कुल मुख्तसर से जो यानी हम कहेंगे कि
क्लिप्स हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और वैसे अगर पूरा मुकम्मल अगर आप सुनेंगे तो यकीनन पता चलेगा कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ आज के इस भाषण में कहा है। मैं चाहूँगा कि दूसरी उनकी क्लिप पेश की जाए। नरेंद्र मोदी ने जलसे आम को मुखातब करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। पाकिस्तान दहशतगर्दी और डर का माहौल बनाया करता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया कि अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। तो नाज़रीन, एक और क्लिप आपने सुनी। अब मैं माजिद साहब से जानना चाहूँगा कि माजिद साहब, जब पाकिस्तान को ये पता चलेगा, अभी पता नहीं चला था कि मोदी जी की जो है नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है, मतलब उसकी क्या हालत होगी सोचे। देखिए, पाकिस्तान को ये भी पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी, नरेंद्र मोदी, वो बायोलॉजिकल नहीं है। ये भी तो मालूम होना चाहिए ना था। हुआ नहीं, वो बायोलॉजिकल नहीं है। वो एकदम जो है एक ऐसी शख्सियत है। उन्होंने खुद कहा, भाई उन्होंने खुद कहा कि मैं ये समझता हूं कि मुझे भगवान ने एक खास मकसद के लिए भिजाया है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। आपके जैसा जो है माँ पेट से जन्म होके नहीं आया हूं मैं। तो जब ये बात खुद उनकी ज़बानी हमने सुनी है तो पाकिस्तान को ये मैसेज जाना चाहिए, तुम किससे पंगा ले रहे हो? तुम एक इंसान से पंगा नहीं ले रहे हो भाई। वो माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ, वो खुद नॉन बायोलॉजिकल है। नहीं, वो तो खैर माजिद साहब वो बोलने का मतलब उसको समझना चाहिए। ऐसा हर चीज नहीं, को नहीं, अरे मेरी बात नहीं चाहिए। आप मेरी बात को तो मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए आप लोग। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मतलब ऐसे ही कहा था। अरे तो वो देखो, वो पंगा मतलब किस पाकिस्तान किससे पंगा ले रहा है? ने मुझे कुछ काम लेने के लिए पैदा हाँ, तो किया फिर था। बोले तो वाले काम तो देख रहे हैं। हाँ, तो क्या क्या काम नहीं, बायोलॉजिकल है नहीं बताया उन्होंने, बायोलॉजिकल नहीं हूँ बताया उन्होंने। मैं माँ पेट से पैदा नहीं हुआ हूँ, ठीक है। वो माँ के तो खिदमत में जाते थे जब उन्होंने हयात में थे, माँ जब वो जिंदा थे तो जाते थे। मतलब ऐसा ना लिया नहीं, मतलब कुछ काम के लिए नहीं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को ये समझने की जरूरत है तुम किससे पंगा ले रहे हो। ये एक आम साधारण मनुष्य नहीं है, ये साधारण इंडियन है, जो एक आम इंसान नहीं है। ये नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर है। आप वो छोड़ दीजिए। नहीं, तो अब उनकी रगों में खून कैसे रहेगा भाई? बिल्कुल सही कहा उन्होंने।
वो बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं ये बताना है, एक बीकानेर आज़म का इजहार करना नहीं नहीं है। बीकानेर दुश्मन को जो है अरे सिर्फ मेरी अरे मैदान में नहीं होता, अरे बल्कि भाई, जुबान से भी उसको मेरी जो है वार बात किया जाता मेरी है। बात तो होने दीजिए ना। मैं जो जी। मैं अपनी तरफ से कुछ बोला तो बोलिए। जी जी मैं खुद हमारे इज्जत माब प्राइम मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं वो उनके हवाले से कह रहा हूं मैं, जी उनकी खसीदे में बोल रहा हूं मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा जी। हूं। जब जो शख्स नॉन बायोलॉजिकल होता है तो उसके रगों में तो कुछ भी रह सकता है, सिंदूर भी रह सकता है और कुछ और भी चीज रह सकती है। आजकल चल रहा ना, जहनों में किसी के कुछ और होता है तो वो भी हो सकता है उनके साथ। तो ये एक साधारण इंसान नहीं है। दूसरी जो बात है, जी आपने कांग्रेस का किया, भाई इस बात सही है, वो 4 फोटोआं कहाँ से आए थे? मुझे आप भी टीवी बता रहे थे उस दिन, जी। कई दिन चला है आप भी। जी वो लोग किधर चले गए? 220 किलोमीटर आए कैसा है लोग, जबकि बीएसएफ का जो रेडियस 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया गया था। नहीं 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 बता रहा हूँ, नहीं, ये वो- सवाल ये कांग्रेस का सवाल सवाल- अब नहीं है, अब सवाल ये उठना ही नहीं चाहिए। हम भी अच्छा। इसीलिए बैठे हैं कि अब सवाल होना ही अच्छा, नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा, तो- हालात सूरत हाल ऐसी नहीं है कि आप सवालात करते हुए नहीं, सियासत करते हुए नहीं बैठे। नहीं देखिए, अभी ठीक- ऑपरेशन जारी अच्छा है। ठीक है, तो अब ये- सिर्फ और ये- सिर्फ नहीं, सरकार ठीक- का साथ देना है आप। नहीं ठीक है, साथ देंगे। और- ये जी। बताइए कि पहलगाम वाक़े में जब 2000 हमारे दिल मगमूम है, 1 महीना हो गया। 2000 से जी। ज्यादा हमज़दा हैं। 2000 टूरिस्ट जी। वहां थे, जी एक यानी सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं था वहां। नहीं, फिर वही इसके- सवाल हो नहीं, गया। नहीं, नहीं, देखें, नहीं, ये सवाल से नहीं बोल सकते। दहशतगर्दी से सिर्फ इसकी यानी जिम्मेदारी दुनिया जूझ रही है। नहीं, इसकी और जिम्मेदारी भारत इसका बहुत बड़ा नहीं, मुतासिर रहा। नहीं, इसी वजह से हम नहीं, दुनिया को ख्याल करने के लिए जा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। तो दुनिया खायल दुनिया नहीं, किस नहीं, तरह नहीं, की ये आप साजिशें हैं हमारे खिलाफ। मेरा पॉइंट देखिए, ये दुनिया- सवालात नहीं, बाद नहीं, में कर लें आप। पहलगाम के वाक़े के बाद दुनिया खायल नहीं हुई तो मजबूरन भेजना पड़ रहा है इनको। ना। नहीं तो भेजे, पुलवामा पे भेजे इन्हों। नहीं, पुलवामा नहीं, नहीं, ठीक है। नहीं, नहीं, हम- नहीं। ये पहला नहीं रहा, नहीं, हमेशा नहीं, हमने नहीं, कभी इससे ना पहले कभी नहीं, नहीं, भेजते नहीं, रहे नहीं, हैं। जब तो 40 हमारे फौजियां मरे ना, जब जी। फौजियां शहीद हुए, जब ठीक है, उरी ठीक में है, उरी में भिजाए नो, ठीक नहीं है, भिजाए, नहीं, ठीक तो है। देखिए- आप इसका जवाब प्रधानमंत्री देंगे, उसका जवाब ठीक- प्रधानमंत्री ठीक है, देंगे। आप ये यही तो बात है ना, यही तो मामला आप है। सरकार के पक्ष कब तक नहीं, यही तो सवाल- मामला है ना कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि और एक क्लिप बताई जाए जिसमें बताइए, प्रधानमंत्री ने बताइए, खुलकर बताया बताइए, खुल के बोलिए। कि उन्होंने कहा कि आगे मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दहशतगर्दी से निपटने के 3 तरीके तय कर दिए हैं। देखिए, पहला, भारत पर हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। क्या नहीं मिला? दिया गया। दूसरा, एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। देखें, जैसे ही कोई बात तनाव होता है तो पाकिस्तान की जानिब से एक ही बात होती है, वो ये होती है कि हम भी एटमी ताकत हैं। तो अब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अब इस यानी गीदड़ भभकी से हम डरने वाले नहीं हैं, भारत डरने वाला नहीं है। हम आतंक के आखाओं और आतंकी सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, इन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट वाला खेल अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऑपरेशन ये सिंदूर प्रधानमंत्री को सुन लेंगे। ने ठीक है, ठीक है। आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल
पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाए। प्रधानमंत्री को सुना कि हम पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी है, दहशतगर्दों को और दहशतगर्दों को पनाह फराहम करने वाले, उनको पुष्पनाही फराहम करने वाले, इनको अलग अलग अब हम नहीं देखेंगे। ये स्टेट और नॉन स्टेट वाला जो फैक्टर है ये अब नहीं चलेगा। यानी वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को यह कह दिया गया है कि अब दहशतगर्दी को और आपकी स्टैब्लिशमेंट को, दहशतगर्दों को और आपकी फौज को हम अलग अलग नहीं देखेंगे। लेकिन इस दरमियान देखें, फिर वही बात होती है कि कांग्रेस वही सवाल फिर रिपीट करते जा रहे हैं कि जयशंकर साहब ने क्यों पाकिस्तान को पहले बता दिया कि हम हमला करने जा रहे हैं, और वो हमला करने की वजह से क्या हाफिज सईद बच गया, क्यों पाकिस्तान पर भरोसा किया। मतलब वही बातें हैं। आज प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया, भाई साहब प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया आज कि पाकिस्तान हमारे लिए, यानी दहशतगर्द और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, दहशतगर्द और पाकिस्तानी फौज, ये अलग अलग नहीं है, हम इनको अलग अलग नहीं देखेंगे। जी बाकर साहब, मैं आपके साथ पिछले 10 साल में ये बात 1000 बार कही है कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और आतंकवादी पूरी तरह से एक ही हैं। वो अलग बात है कि वक्त वक्त पर हमने बताया कि वे किसके लिए प्रमोट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, मगर ये भारत में आतंकवाद करते आए हैं। सवाल अब छोटा सा आप एक बात का सुने कि मैं जो अभी कुछ डाटा आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने कहा कि तमाम भारतीय, हर नागरिक के मन में है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, पीओके लेने का समय आ गया है, आतंकवाद को जड़ से मिटाने का समय आ गया है। सवाल ये है कि हम इस बात पर यकीन करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज ये भी कहा है भाई साहब माजरत के साथ कि अब ना कोई ट्रेड की बात होगी, अब ना कोई और बातचीत होगी, बल्कि सिर्फ बात होगी तो पीओके की होगी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं होगी, वार होगी तो वार कीजिए, पूरा भारत आपके साथ है। नहीं, पीओके की बात होगी, सेना सीमाओं पे खड़ी है। मेरी बात आप सुने, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमने ये तमाम बातें जो अभी हो रही है, ये बातें जो है सुनने से पहले पिछले 10 साल के इतिहास में मैं थोड़ी सी आपको नजर डलवा देता हूँ। और डलवाने के बाद में कभी किसी भारतीय ने नहीं रोका, कभी किसी भारतीय ने पीछे हटने की बात नहीं की। अब वो डाटा थोड़ा सा आप समझ लें तो शायद आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जब ये कहा कि अब हम खड़े हैं, तो अब नहीं आप 11 साल से खड़े हैं, अब नहीं खड़े हैं, आप 11 साल से खड़े हैं, और आप ही के कार्यकाल में क्या हुआ है उस पर एक नजर बनती है, उसे आप समझ लें। तो सवाल ये उठता है कि अगर मैं 18 सितंबर 2014 में जाता हूं तो वो बेंगलुरु के बम को उसे भी हटा देते हैं क्योंकि अर्ली होता है। चलो उसके बाद आते हैं आप 18 सितंबर 2016, तो इस वक्त क्या प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जब उरी में हमला हुआ, जम्मू कश्मीर की उरी के इस हमले में हमारे 9 सैनिक शहीद हुए थे। ये आप अच्छे से शायद जो है जानते होंगे। और इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक और ये सारी चीजों की बातें आई, वो एक अलग बात है, मगर कोई पाकिस्तान को ऐसा जवाब नहीं दिया गया कि वो दोबारा हिम्मत न जुटा सके। प्रधानमंत्री शायद इंदिरा गांधी होगी 2016 में। अब आते हैं 2014, मतलब अब आते हैं 14 फरवरी को, जो 2019 का वाकया है। अब यहाँ राजीव गांधी प्रधानमंत्री होंगे। तो अब ये पुलवामा का हमला होता है जम्मू कश्मीर में, जहां हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। तो इस वक्त जो है ये कांग्रेस या राजीव गांधी ने देश की रक्षा नहीं की, ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। अब आते हैं हम 22 अप्रैल 2025, जहां पहलगाम हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस वक्त राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, तो अब जो अभी थे 22 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी प्रधानमंत्री थे। अब जो है अब से 2025 में, जो अप्रैल नहीं 22 मई 2025 को अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब जो है पाकिस्तान को ये बात समझनी होगी कि अब वो हमले ना करे, क्योंकि अब मोदी जी प्रधानमंत्री आ गए हैं और उनको सबक सिखाया जाएगा। सवाल ये उठता है साहब
कि आप भाषण लिखें, चीजें लिखें, चुनावी फायदे से ज्यादा जरूरी है इस देश को वो जवाब जो पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। चुनावी फायदे से ज्यादा जरूरी है वो जवाब जहां हमारे सैनिक, हमारे जाबाज, हमारा मान, हमारा ताज जो हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं और वो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तिल मिला रहे हैं, उन्हें ऑर्डर करें। यहाँ जो ट्रंप बकवास कर रहा है कि ट्रंप की कहने से कुछ नहीं हुआ, इसे आप प्रैक्टिकल साबित करें, पाकिस्तान पर हमला करें, पीओके ले और वहां को उनको सबक सिखाया जाए ताकि वो मुंह उठाने के और मुंह दिखाने के लायक ना बचें। आप जो कांग्रेस आज आपसे सवाल कर रही है उन सवालों का जवाब जो है आप चुनावी सभा में न दें, उनका जवाब जो है आप प्रैक्टिकल दें। हमारे पास बेहतर तकनीक है, बेहतर हवाई जहाज है, महंगे रफाल है, हमारे पास जो है ब्रह्मोस है, हमारे पास इस वक्त पूरी दुनिया का सहयोग है क्योंकि पूरी दुनिया जो है आपको फॉलो करती है। और बच्चे बच्चे से गांव में पूछ लीजिए कि मोदी जी के साथ पूरे विश्व में अभी भारत को जाना ही मोदी जी के बाद है लोगों ने, तो वो विश्व जो है आपके साथ खड़ा हुआ है, आप इसका जवाब दें। तो सवाल ये उठता है कि आप चुनावी भाषा में भाषण से जवाब न दें, आपके पास ऑर्डर देने की क्षमता है, आपके पास कार्रवाई करने की क्षमता है और ये देश कार्रवाई मांग रहा है। ठीक है, ये आपके जो है चुनावी, मेरे ख्याल से चुनाव में जो आप कह रहे हैं वो चुनाव पे न कहें, आप ये स्टेटमेंट देश को संबोधित करते हुए कहें और बिल्कुल संबोधन के देश को संबोधित कर रहा हूँ इस तारीख को या इस घड़ी को या अगले कुछ दिनों में या जैसे भी मैनिपुलेट करके, जरूरी नहीं है कि ये बताया जाए कि डेट और टाइम क्या होगा, मगर ये यकीन दिलाया जाए कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाने जा रहे हैं, सिखाएंगे और सिखाएंगे, सिखा चुके हैं और मजीद सिखाएंगे। आप देखेंगे, सब देखेंगे, कांग्रेस देखेगी, सारे जितने भी जो यानी अपोज करने वाले वो सब देखेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखें। अब हम बात करते हैं सुधांशु की जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर भी हैं। कुछ एक बात जी भाई साहब, बिल्कुल, लेकिन बहुत वक्त कम है भाई साहब। देखिए, अभी मैं कुछ देर पहले की बात है जी, अभी यूएस में दिन शुरू हो चुका और हमारे पीयूष गोयल, हाँ, वो इस वक्त वाशिंगटन में है और ट्रेड डील इन प्रोसेस है और जिसका निफाज 20 जुलाई से होगा, जो अमेरिका की आज़ादी का दिन होता है। जी जी। तो इस दौरान में ये बताया गया है कि ट्रंप ने जंग रोकने के लिए ट्रेड डील की धमकी दी थी, ट्रेड डील नहीं करेंगे, फला करेंगे, कट कर देंगे। तो इस तनाजुर में ये फिर क्यों हो गया? आज पीयूष गोयल नहीं जाना चाहिए था वाशिंगटन को, क्यों प्रोसेस में है? फिर ये भी रन किया गया कि ये जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा 20 जुलाई से होगा। तो मैं इस समझ से बारातर हूँ कि एक तरफ इन्हें कह रहा कि मैं दोनों को भी धमकी दिया, दोनों की जो है तिजारती कट कर देंगे, लेकिन फिर ये कहा कि चलो दोनों बहुत समझदार हैं। देखिए, लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, समझदारी का, दानिशमंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया दोनों के लिए भी जी, और कहा कि चलो हिंदुस्तान दोनों से तिजारत कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हिंदुस्तान ने पहल कर दी और आज उनके मिनिस्टर को भेजा गया। मिनिस्टर के साथ एक बड़ी टीम भी है, जो कंसल्टेंट की टीम है, जो डील के मुख्तलिफ उस पर गौर कर रहे हैं और इसमें पूरी तरीके से अमेरिका की जो शराइत है उसको तस्लीम कर लिया जाएगा। वो अमेरिकी अखबार की रिपोर्टिंग है, आज की सुबह की, वहाँ सुबह हो रही है। ठीक है, तो देखिए, और वहाँ की तस्वीरें अभी आप भी देखिए, शायद कल की खबरों में भी होगा। हाँ, अगले प्रोग्राम में एक और बात है, दहशतगर्दी के बारे में हमारे फाजिल, हमारे जो है पैनलिस्ट साहब जो है, उन्होंने बात की है, लेकिन मैं आपको 2016 की तरफ ले जाना चाहता हूँ। उसमें जब नोटबंदी बंद की गई थी तो ये दावा किया गया था कि अब ये इससे दहशतगर्दी को जो फाइनेंस हो रहा है वो ख़त्म ही हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 2019 के बाद से जो है, जो कश्मीर की जो एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ या स्टेटहुड निकाल दिया गया, तो तभी ये दावा किया गया था। फिर आपने कुछ दिन पहले एक चीज़ फिर बताई थी कि पहलगाम के वाक़े से पहले जब अमित शाह वहाँ जा रहे थे तो कहा कि अब कंकर, पत्थर छोड़िए, कंकर की भी सलाहियत नहीं रहेगी। फिर ये कैसा होता? ठीक है, ये इसके लिए जवाबदेही किसकी होगी? ठीक है, जवाबदेही तो अभी नहीं होगी, फिलहाल जवाब जो देना है प्रधानमंत्री अपने खिताब में दे देते हैं, आप लोग सुनते नहीं हैं। अब बात यहाँ पर ये है, सुनाए ना अभी आप बात यहाँ पर ये है कि नाजुक सूरत हाल है, ऑपरेशन जो है जारी है, तो इसमें इस तरह के सवालात नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। अब मैं सुधांशु जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अगरचे कम वक्त है, मेरे ख्याल से 2-2.5 मिनट की अगर उनकी बाइट हो तो उसको चला लें। उन्होंने जिस तरह से कहा है उस पर फिर एक मिनट में माजिद साहब से, वायस साहब से भी जानना चाहूँगा। बीजेपी तर्जुमान सुधांशु ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कश्मीर के पहलगाम
और मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में होने वाले तशद्दुद का जिक्र करते हुए कहा कि चाहे कोई भी मामला हो, यहाँ हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि चाहे पहलगाम हो या मुर्शिदाबाद, दोनों ही मकामात पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। निशाना हिंदू है। रेजिडेंट्स ऑफ शमशेरगंज, क्या ये सवाल मुझसे किए गए बरकत साहब? नहीं बात साहब, अभी डिग्री दे केम मास्किंग अप देयर फेसेस, यानी ये भी बात साफ आई कि चेहरा छुपाकर लोग सुनियोजित ढंग से हिंसा करने के लिए आए थे। एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि हिंसा का प्रकार चाहे कोई भी हो, राजनीति का प्रकार चाहे कोई भी हो, वार सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के ऊपर है। अगर पहलगाम में चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया, तो मुर्शिदाबाद में चुन चुन कर हिंदुओं के घर, मकान और लोगों को मारने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि अब इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार के पास किसी प्रकार का मुंह नहीं रह गया है ये कहने का कि वहां पर हिंसा नहीं हुई थी। नंबर 2, अब बिल्कुल साफ है कि वहां हिंसा हुई, सुनियोजित हिंसा हुई, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर हिंसा हुई और बाकायदा धर्म और समुदाय देखकर हिंसा की गई। तो अब मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से पूछना चाहता हूं कि उनके ममतामयी हृदय में कब वह करुणा जागेगी कि वो अपने इन नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। अभी आपने सुना जिस तरह से कहा गया। अब यहाँ पर कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है, बल्कि सीधी सीधी बात है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला को भी जवाब देना होगा जो कुछ मुर्शिदाबाद में हुआ था, और जो पहलगाम में हुआ तो वो तो जो है उसका तो पड़ोसी मुल्क को जो है जवाब देना है, बल्कि उसको जवाब दे दिया गया अच्छी तरह से। भाई साहब बिल्कुल 30 सेकंड में, फिर वाहिद साहब से भी 30 सेकंड में, इस पर फिर हम अलग प्रोग्राम कर लेंगे। यानी क्यों नहीं माना जाएगा कि एक कम्युनिटी को निशाना बनाया गया तो निशाना बनाया गया? नहीं, बिल्कुल सही बात है, एक कम्युनिटी को निशाना बनाया गया, मान लें उसको। हाँ, मान लेते हैं। तो अब आप समझते हैं कि ये भी दो भी दहशतगर्दी के वाकयात हैं। तो दहशतगर्दी के जब वाकयात हैं तो उसके खिलाफ आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। जी हाँ। ऑपरेशन सिंदूर इधर ही क्यों, मुर्शिदाबाद में भी तो होना चाहिए ना, नंबर 1। नंबर 2, 22 अप्रैल से 7 मई तक वहां पर ममता बनर्जी रुकावट बनी हुई है। हाँ, तो भाई ऐसे कैसे उसके भी खिलाफ शुरू हो जाना ना, जब पाकिस्तान से पंगा रहे तो ये जैसा भी हो। तो मतलब बता रहा हूं मैं कि यहाँ भी ऑपरेशन सिंदूर क्यों नहीं करते भाई, कर देना चाहिए। और एक 22 अप्रैल से 7 मई तक ह्यूमन राइट्स जो है वॉच जो है, उन्होंने 184 वाकयात की मुकाम के साथ, नामों के साथ, तारीख के साथ निशानदही की है, जिसमें 5 हलाकतें हुई हैं, नंबर 1। नंबर 2, 2-3 दिन से अहमदाबाद, राजकोट, सूरत में 8000 मकानात बिल्कुल नाम देखकर, शिनाख्त देखकर दूसरों को छोड़ दिया गया। तो ये कौन से लोग थे, ये कौन सी इलीगल थे वो? हाँ, वो स्टेट स्पॉन्सर इलीगल। अब बताइए, इलीगल थे तो उनके कुछ आपका डेटा ये कह रहा है कि 1 घंटे का प्रोग्राम करें। नहीं, और 24 अप्रैल को इन्होंने 1500 के करीब लोगों को निकाला कि ये बांग्लादेशी हैं कहकर जी। उसमें से 1488 के पास डॉक्यूमेंट निकले, झारखंड, फला इलाकों के। ठीक है, उसका तो क्या ये बताइए आप, ये कौन लोग थे? ये क्या भाई साहब 30 सेकंड में क्या कहेंगे? इसको भी जो है हम इससे भी जो है इख्तिलाफ करते हैं आपकी बात से। जी भाई साहब पूरा हो गया, प्रोग्राम एंड कर दीजिए। बिल्कुल नाज़रीन, बहरहाल ये ऐसे मौक़ों पर किसी सूरत जो है नहीं होना चाहिए, बल्कि सारे देश को जो है खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हमको अभी मुकम्मल तौर पर यानी वो जो दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको सबक सिखाना है मजीद, क्योंकि हमारे वज़ीर दिफा ने कहा है, प्रधानमंत्री ने आज जितने सवालात उठ रहे हैं तकरीबन शायद उसका जवाब आज उन्होंने दे दिया है। बहरहाल किसी और प्रोग्राम में मजीद जो इख्तलाफात हमारे हैं उस हवाले से हम जरूर जो है बात करेंगे। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मोबाइल से अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।